हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के सी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने एक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जो रीट एग्जाम्स का साइकोलॉजी का है, जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और एक अच्छे लेवल्स का पेपर है। काफ़ी दिनों से पुराने क्वेश्चंस पेपर करवाता आ रहा हूँ, जिससे आप सभी की तैयारी का आकलन आपको होता रहा है और अब तक लगभग तकरीबन सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। और कल से अपने एक मॉडल पेपर्स की शुरुआत करेंगे, जो डेली एक मॉडल पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। वहाँ पे आप उसको हल करना और उसके बाद में शाम को आपके जो हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा, तो आप चेक करके अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर जो है उसमें आए हैं। तो आज का जो पेपर है वो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर आप सब अपना अपना आकलन करना कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है इसमें सही होते हैं, ठीक है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ करवाया जा रहा है। और पुराने क्वेश्चंस पेपर्स की जो PDF है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ नज़र डालते हैं। पहले क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडुरा ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, अल्बर्ट बांडुरा ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपके राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, अगला क्वेश्चन देखिए, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए हैं। केटल ने एक PF सारणी दी थी, तो उन्होंने व्यक्तित्व के कारक कितने बताए थे उसके अंदर। देखिए, केटल की PF सारणी जो है उसके अंदर उसने 16 कारक बताए थे। कितने बताए थे? 16 कारक बताए थे। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 कारक, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। थर्ड क्वेश्चंस देखिए, जल्दी जल्दी ही करेंगे अपन, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है आप लोगों के पास, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मात्र 20 मिनट्स के अंदर सारा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से कौन सा मेस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत था उसके अंदर उसने कुछ आवश्यकताओं का जिक्र किया था। तो कुल मिला के मेस्लो ने जो आवश्यकता बताई थी वो 5 आवश्यकता बताई थी। कितनी बताई थी? 5 आवश्यकता। तो चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो उसने नहीं बताई थी। देखिए, मेस्लो ने सबसे पहले बताया था दैहिक आवश्यकता, बिल्कुल ये राइट है। स्नेह एवं संबंधता की आवश्यकता भी बताया था। आत्मसिद्धि भी बताया था। आत्मसिद्धि जो है ना, ये मेस्लो की सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च जो है, अपनी सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति जब आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये सबसे ऊपर रखी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ सम्मिलित नहीं है कि बात कर रहा है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाद और समूहवाद की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हो, क्लास को हो सके जितना लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। दो विपरीत इच्छाएं, क्या क्या बोल रहा है? दो विपरीत इच्छाएं का होना क्या कहलाता है। देखिए, द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर दबाव। यहाँ देखिए, दो विपरीत इच्छाएं, कहने का मतलब कि मुझे शाम को 5 बजे खेलने जाना है, ठीक है, और मुझे शाम को 5 बजे किसी खाने में जाना है, ठीक है। तो दोनों की तरफ वो जाना चाहता है, इधर भी जाना चाहता है, इधर भी जाना चाहता है। तो उसकी क्या है कि दो विपरीत इच्छाएं हैं, तो वो किस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है,
क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व में वो फंसा हुआ है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे कौन सा अनुसंधान संबंधित है, आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, एक्शन रिसर्च की जब भी बात आती है, क्रियात्मक अनुसंधान की जब भी बात आती है, तब स्टीफन एम कोरे का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रियात्मक अनुसंधान जिसे एक्शन रिसर्च बोला जाता है इंग्लिश में, इसका संबंध जो है स्टीफन कोरे से है, या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पेपर का लेवल कैसा लगा आपको। ऐसे ही पेपर्स के अंदर आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। उपचार, रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है, तो किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या फिर रचनात्मकता से सीखने वाले। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो है ना, वो हमेशा धीमे सीखने वाले बालकों के लिए होता है। जो स्लो लर्नर होते हैं ना, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो आपके राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण को खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की जो खेल कूद विधि है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों में अपन क्या है कि लैंग्वेज के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। देखिए ऑप्शन कि शिक्षण की खेल कूद विधि के बारे में पूछ रहा है, उनका सिद्धांत किस सिद्धांत पर जो है आधारित है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास पर, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। देखिए, खेल कूद से वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उस पर आधारित होती है खेल कूद विधि। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये खेल कूद विधि वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विधि पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर जो ये आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 की जो स्टीयरिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा या फिर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति। देखिए, इस समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। यहाँ राइट आंसर आपके सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9वां क्वेश्चन है आपके, और आरटी 2009 से क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस ही जो है एग्जाम्स के अंदर मात दिला देते हैं। तो इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आरटी 2009 के अनुसार जो है किस आयु समूह बालकों के लिए आरटी 2009 है। 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 या फिर 6 से 14 वर्ष। तो आरटी अधिनियम जो है ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है। और आरटी ही अधिनियम जो 2009 है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है, फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। फिजियोलॉजिकल की बात हो रही है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो उपलब्धि, भूख, प्यास या फिर नींद। तो दैहिक अभिप्रेरक के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे भूख, नींद, प्यास, काम, ये सब जो है दैहिक में आते हैं। ठीक है, लेकिन अचीवमेंट जो है, उपलब्धि जो है, ये दैहिक में नहीं आता है। राइट हो जाएगा यहाँ पे उपलब्धि। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11वां क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर। देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार जो है हमेशा टीचिंग स्टाइल्स पर निर्भर करता है। किस पर करता है, अध्यापन शैली पर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन वापस आपके आरटी 2009 से। मैंने कहा ना आरटी 2009, एनसीएफ 2005, एनएपी 2020, इन तीनों को आपने यदि कवर कर लिया तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस पुटअप हो जाएंगे। कितने क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो पुटअप हो ही जाएंगे। ठीक है, पढ़ना कुछ नहीं है, आरटी 2009 में सिर्फ 4 धाराएं पढ़नी है आपको। ठीक है, एनसीएफ 2005 मात्र 20 मिनट का टॉपिक है, और एनईपी जो न्यू टॉपिक है उसमें से भी लगभग 1 घंटे का टॉपिक है। तो सब कुछ कवर करके आप आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बढ़ा सकते हो, केवल आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, 1 से 5 तक की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें जो है विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है 30:1, 30 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 अध्यापक होना चाहिए। ये बात आरटी 2009 के अंतर्गत लिखी हुई है। ठीक है, 30 बालकों पर 1 अध्यापक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य अवधि परीक्षा, मिड टर्म एग्जाम की बात हो रही है। मध्य अवधि परीक्षा किसका उदाहरण है, रचनात्मक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन। देखिए मध्य अवधि परीक्षा किसे बोला जाता है, सुना होगा आपने, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, प्रथम टेस्ट द्वितीय टेस्ट होते हैं, उनको मध्य अवधि परीक्षाएं बोला जाता है। और वो हमेशा समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपके, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है मध्य अवधि परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग जो है वंशानुगत है। वंशानुगत रोग की बात हो रही है, एडीएचडी, फिनाइल कीटाणुरिया, एचआईवी एड्स या फिर पार्किंसंस। ये जो इन चारों में से जो कौन सा रोग है वो हेरिडिटेरी है, यानी वंशानुगत रोग होता है। तो यहाँ जो वंशानुगत रोग हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, फिनाइल कीटाणुरिया, ये जो है आपके वंशानुगत रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी कोई सा भी वंशानुगत रोग नहीं है, केवल बी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक। मैं कह रहा हूँ एक आनुवांशिकता और वातावरण को, दोनों को अच्छे से देख लेना। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को आप क्या नज़रअंदाज कर देते हो और केवल बड़े टॉपिक पे ध्यान देते हो, तो बड़े टॉपिक से इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटे से छोटे टॉपिक है, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन पुटअप हो वो आपके कभी गलत नहीं हो। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है बताइए। तो आनुवांशिकी का जो जनक है वो ग्रेगर मेंडल्स को कहा जाता है। ए ऑप्शन ग्रेगर मेंडल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इतना अच्छा एक लेवल का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल का है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यदि क्वेश्चंस यहाँ तक ही रहता ना तो अपन इसको सतत विकास का सिद्धांत बोल देते। यद्यपि लग गया, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होती, यद्यपि लग गया इसका मतलब पहले वाला से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु लग गया तो वापस आगे देखिए, सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, यानी कि उनका जो यूनिफॉर्म पैटर्न जो है बच्चों का सभी का सेम रहता है। कि ठीक है, एक बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है तो दूसरे का भी सिर से पैर की ओर ही होगा ना, ये थोड़ी ना उसका पैर से सिर की ओर हो जाएगा। आपका केंद्र से दूर की ओर होता रहा है तो सभी का केंद्र से दूर की ओर ही तो विकास होगा। तो यहाँ जो आपके राइट आंसर होगा, ये जो कथन है किसकी ओर संकेत, ये आपके समान प्रतिरूप की ओर, किसकी ओर, समान प्रतिरूप। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान प्रतिरूप, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे बहुत ही मोस्ट एंड संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है जीन पियाजे का बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट माना गया। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, कितना इजी क्वेश्चन डाला है। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। पहली अवस्था बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, या फिर आप संवेदी गामक अवस्था बोल सकते हैं। फिर दूसरी बताई थी उसने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद में बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ देखिए अंतिम अवस्था की बात हो रही है, तो सबसे अंतिम जो अवस्था थी वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है। भाटिया बैटरी, रोड्सा परीक्षण, WAIS या रेवेन्यू का SPM। तो देखिए बुद्धि का निष्पादन परीक्षण जो है वो आपके हो जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण। क्या हो जाएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है बुद्धि का निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पे भाटिया बैटरी परीक्षण आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप, 19वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स या फिर जीन पियाजे। देखिए जब भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात आती है ना, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने, जिसने इदम, अहम और पराहम जैसी स्टेज बताए थे, ठीक है। अच्छे से याद आ गया होगा सभी को। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है कि एक 10 वर्षीय बालक जो मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी है, 12 है। तो देख बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, MA/CA गुणा 100, यही बताया था। तो यहाँ पे MA कितनी है, MA का मतलब मानसिक आयु होती है, तो मानसिक आयु 12 है, और CA यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और गुणा 100 कर दिया, तो 1 0 से 1 0 काट के यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 120। कितने निकल के आएंगे, 120, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। जैविक कारक नहीं है की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए क्या पूछा है कि जैविक कारक नहीं है। देखिए आनुवांशिकता जैविक कारक के अंतर्गत आता है, जन्मजात स्वभाव भी आता है, और शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ भी आती है। लेकिन अभिभावक और बालक के जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप जो है ना, कभी भी जो है आपके वंशानुगत या जैविक कारकों में नहीं आएगा। यार राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, डाउन सिंड्रोम किसकी बात हो रही है, डाउन समलक्षण का कारण क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, ये आपके गुणसूत्र से क्वेश्चंस पूछा गया है आपके वंशानुक्रम से। मैंने कहा ना वंशानुक्रम का ये तीसरा क्वेश्चन केवल वंशानुक्रम का आ गया, और एक क्वेश्चन वातावरण का आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या राइट हो जाएगा। देखिए डाउन समलक्षण में के अंतर्गत जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर ट्रिसोमी 21 होता है, त्रिगुणसूत्रता जो है 21 होती है। इसी कारण से डाउन सिंड्रोम का कारण ये त्रिगुणसूत्रा 21 है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, या फिर गणना की समरूपता। विश्वसनीयता की अवधारणा के बारे में पूछा है, तो यहाँ जो राइट हो जाएगा विश्वसनीय कब होगा, जब प्राप्तांकों की जो बारंबारता होती है ना, तो वो जो परीक्षा है विश्वसनीय होती है, ठीक है। प्राप्तांक जो है बारंबारता हो रही, स्कोर जो बार बार परीक्षाएं लेने पर भी उसका स्कोर जो है आसपास ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो वो परीक्षाएं हमेशा
विश्वसनीय कहलाती हैं। ये 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपके 24 देखिएगा, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा था प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों को देख के जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, प्रक्षेप्य परीक्षण का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए TAT, CAT या SCT, ड्रॉ, MN, MMPI। तो प्रक्षेप्य परीक्षण का जो यहाँ पर उदाहरण नहीं है तो वो नहीं है MMPI। ये प्रक्षेपी प्रक्षेपण नहीं है, ये प्रक्षेपी नहीं है, ये अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये प्रक्षेपीय के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ MMPI राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वहां से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं और बता रहा हूं, कम से कम 2 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर जो है बुद्धि वाले टॉपिक में जो आपके सिलेबस के अंतर्गत बिल्कुल जिक्र किया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ किसने प्रतिपादित की थी? तो हार्वर्ड गार्डनर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। देखिए NCF 2005 के अंतर्गत या तो गणित शिक्षण का पूछ लिया जाता है या कला शिक्षा का पूछ लिया जाता है। अधिकांश क्वेश्चन ये दोनों ही घूम के आते रहते हैं। देखिए गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या फिर गणित की विषय वस्तु। देखिए गणित शिक्षण का उद्देश्य रहेगा चिल्ड की थिंकिंग, मैथमेटिजेशन जो थिंकिंग है, गणित का जो चिंतन का जो गणितीकरण है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ सी ऑप्शन जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके अंदर आपका स्कोर कितना रहता है एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक और दंड, पुरस्कार और दंड की बात किसने करी थी भाई? काफी बार बता चुका हूं मैं, पुरस्कार और दंड स्किनर ने बात करी थी पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना, और स्किनर ने माना था पुनर्बलन को सबसे बेस्ट माना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पारितोषिक दंड के माध्यम से सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि स्किनर का है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। पारितोषिक और दंड को महत्वपूर्ण माना, इसके अलावा उन्होंने पुनर्बलन को सबसे अधिक महत्व दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? मांसपेशियों का भार किशोरावस्था की समाप्ति पर जो है मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो यहाँ देखिए 45% जो है शरीर के भाग का हो जाता है, 45%, 45%, कितने प्रतिशत? 45% की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? किस प्रकार के प्रश्नों को परिकल्पित किया जाता है? देखिए व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या फिर रचनात्मकता। देखिए विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण, तो यहाँ अचीवमेंट की बात हो रही है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि उपलब्धि परीक्षण पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अचीवमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उपलब्धि को अच्छे से देख के जाना है। ये 2 क्वेश्चंस आ गए, तीसरा क्वेश्चन आ गया इस एक ही पेपर के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन से यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए आप, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना जो है व्यक्ति किस अवस्था के अंतर्गत करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर शिशु अवस्था। देखिए शिशु अवस्था तो हो नहीं सकती है, बाल्यावस्था में व्यक्ति को व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, तो व्यावसायिक समायोजन की जो समस्या है वो आती है किशोरावस्था में। एडोलसेंस जो एज होती है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है,
उसके अंतर्गत व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये थे आज के 30 मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 30 में से आपके जिसके भी 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक जो अगर किसी ने सही कर लिया तो वो एवरेज बच्चा है, वो ठीक कर लेगा, वो आसानी से 100+ मार्क्स लेके आ जाएगा। और जिसने 25+ क्वेश्चन सही कर लिए ना, वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है और उसका टोटल स्कोर 110 से 130 के मध्य जाएगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, ये सारा सब कुछ यहाँ पर जो है लैंग्वेज का खेल है। आपको आखिरी समय में पढ़ना क्या है, आखिरी समय में देखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस देके आपको अवलोकन करना है कि मुझे क्या चीज़ मेरी छूट गई है, क्या रह गई जो मुझे नहीं आया इस पेपर्स के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप तैयारी को अपना अंजाम दे सकते हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़, देख 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से फिक्स है कि 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। जैसे बुद्धि के अंतर्गत आपको देखना है, बुद्धि के जो सिद्धांत है, बुद्धि के अंतर्गत आपको हार्वर्ड गार्डनर को देखना है, हार्वर्ड गार्डनर को देखना है। ठीक है, 100% इसमें से क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है। इसके अलावा देखिए आपको विकास और वृद्धि के अंतर्गत जो अंतर होता है उसको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपके अचीवमेंट मोटिवेशंस पे आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण पे आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और अगर देखें तो आपको वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका अच्छे पढ़ना है। वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों पे क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चे और आप एक तो प्रतिभाशाली और एक सृजनशील बालक, इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जब सारे क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं मैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स के अंतर्गत आएंगे। अभी 1-2 दिन में एक और वीडियो लेके आऊँगा जहां पूरा एनालिसिस आपको बता दिया जाएगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस पुटअप होंगे, किस पार्ट को जो आप आखिरी समय में देखना चाहिए आपको। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, और आपको हमारी टेस्ट सीरीज अगर अच्छी लगती है और लेना चाहते हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 9351794037। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हो, और अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जा कर के वहाँ बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट डले हुए हैं, और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। और यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।